वीडियो में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का जो बाय डेफिनेशन है कि आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री साथ साथ कर रहे हो। तो अब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि दो दो सवाल ऑलरेडी इसमें पूछे जा चुके हैं। एक बार 2019 में आया था कि हाउ फार इज आईएफएस हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। 2022 में आया था कि व्हाट इज आईएफएस, हाउ इट इज हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो लगभग लगभग दोनों का आंसर सेम ही होगा। बस इसमें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या आप क्रॉप प्रोडक्शन नहीं समझिए उसको, उसमें मशरूम्स भी आ सकता है, उसमें आपका हनी बी से जो बी प्रोडक्शन है वो भी आ सकता है, उसमें आपका मिल्क प्रोडक्शन भी आ सकता है, सब कुछ आएगा, कॉम्बाइंड आएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो हाउ फॉर इज आईएफएस हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो आईएफएस और उसके बेनिफिट्स के बारे में मेनली लिखना था। और इसमें व्हाट इज आईएफएस, आईएफएस के बारे में लिखना है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एंड हाउ इट इज हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। तो लगभग लगभग सेम ही आंसर होगा दोनों का। अब यहाँ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स वगैरह के बारे में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जो जिनकी फार्म होल्डिंग की जो साइज होती है, दैट इज लेस देन 2 हेक्टेयर्स। तो 86% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। और 10th एग्रीकल्चर सेंसस के मुताबिक एवरेज जो लैंड होल्डिंग साइज था वो 1.1 हेक्टेयर था। तो अब एग्रीकल्चर से इनकम तो अब लिमिटेड ही होगी, तो अब उसको एनहांस करने के लिए आपको एनिमल हस्बेंड्री की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो उसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्रीकल्चर का जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसमें आप एम एस स्वामीनाथन कमेटी या सुख दलवाई कमेटी या फिर SDG 8 या फिर डबलिंग फार्मर्स इनकम या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब टर्म्स के साथ आप एंड कर सकते हैं। तो आप ये देख लेते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है कि बस के अलावा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आपको लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका यहाँ पे मेनली जो ये मॉडल चलता है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर तो चलेगा। आप सिल्वीकल्चर मतलब कोई ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट बियरिंग ट्रीज, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया। हॉर्टिकल्चर में आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ग्रो होंगे। एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है। और साथ में आप गोट को रखेंगे। काउस और बोफेलोस थोड़ा महंगा होता है इसलिए ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए गोट हो गया। उसके अलावा पोल्ट्री हो गया। पोल्ट्री में आप सोनाली हो गया, इवन या कड़कनाथ जैसी मुर्गी हो गई, या इवन स्वान हो गया, आपका डक्स हो गया। और साथ में फिश होगा जो आप पॉन्ड्स में जिसको आप रेयरिंग करेंगे। तो उसके बाद आप देख लीजिए, जैसे आपका डक्स और पीसी कल्चर के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जो डक्स का जो एक्सक्रीटा होता है दैट इज द फीड फॉर द फिशेस। तो ये डक्स और पिसिकल्चर की वजह से क्या होता है कि आप एक का जो एक्सक्रीटा है, जो आउटपुट है, दूसरे के लिए वो इनपुट का काम कर रहा है। दिस इज बेसिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए मस्टर्ड और एपीकल्चर, आप मस्टर्ड भी ग्रो कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल के लिए, या ऑयल सीड में ऑलरेडी इंडिया में कम प्रोडक्शन होता है तो मस्टर्ड यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें जो फ्लावर्स है ये एक आउटपुट है जो एपीकल्चर के लिए इनपुट का काम करेगा। हनी भी वहीं से कलेक्ट करेंगी और फिर हनी उसको बनाएंगी। तो मस्टर्ड और एपीकल्चर ये भी एक तरह का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हुआ। तो उसके अलावा राइस और पिसिकल्चर ये बिहार में काफी फेमस हो चुका है क्योंकि राइस में काफी ज्यादा वाटर की यूज होती है इरिगेशन के पर्पज के लिए। तो वहीं पे पिसिकल्चर को भी प्रमोट करते हैं, फिशरीज को भी प्रमोट करते हैं। साथ में मशरूम फार्मिंग भी अब ग्रो किया जा सकता है अलोंग विद एग्रीकल्चर। कि अब इसके प्राइसेस मार्केट में काफी ज्यादा, और कुछ स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़ काफी लीड ले चुका है मशरूम फार्मिंग में। उसके अलावा राइस फीड, साथ में पल्सेस। अब एक टाइम आपका राबी सीजन के टाइम आपका लेट से क्रॉप फेल हो जाएगा तो उसके लिए आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी। तो आपका एग्रीकल्चर होगा, हॉर्टिकल्चर होगा, सिल्वीकल्चर होगा, एनिमल हस्बेंड्री में सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। गोट हो गया, पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री में भी सब कुछ, जैसे आपका एहन भी हो गया, आपका श्वान भी हो गया, आपका डक्स भी हो गया, यहाँ पे साथ में आपका फिश भी होगा। और अब इसका पर्टिकुलर हम आंसर देख लेते हैं। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड पहला सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाया हूँ। उसके बाद जो GS 3 का है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब ये जो सवाल देखते हैं 2022 वाला देख लेते हैं। तो 2022 वाले जो सवाल देख लेंगे वो आपका आंसर आप अच्छे से कर लेंगे क्योंकि ये 15 मार्कर्स था। तो आपको 3 पेज में लिखना था। मैंने और डिटेल में कर दिया, इसको 4 पेज में लिख दिया, लेकिन इसको आप कंडेंस करके 3 पेज में आप डाल सकते हैं। तो आप ये 2022 वाले जो सवाल है उसका आंसर कर लेंगे तो 2019 वाला के कर ही लेंगे। जस्ट
आपको उसका कंडेंस कर देना है कि आईएफएस के बारे में लिखना है और उसके बेनिफिट्स और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको आईएफएस के बारे में लिखना है, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी लिखना है, और थोड़ा 15 मार्क का रहे तो कुछ आपको चैलेंजेस या वे फॉरवर्ड भी लिखना होगा, और एंड में आप कंक्लूजन भी लिखोगे, और उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के बारे में आपको लिखना होगा इस पर्टिकुलर सवाल में। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता दिया। सबसे पहले यहाँ पे होगा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को डिफाइन करेंगे, एक डायग्राम की मदद से समझा देंगे। उसके बाद उसका स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैलेंजेस क्या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, वो डिस्कस करेंगे। उसका वे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक कंक्लूजन लिख देंगे। ये वाला जो आंसर का पार्ट नहीं है, बस मैंने आपके लिए, और ये पर्टिकुलर जो नोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकता है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम refers to a system where different farming systems like agriculture, horticulture, agroforestry, livestock rearing, pisciculture, beekeeping, silk rearing take place where output of one is used as input of another। तो ये आप आईफएस डिफाइन कर दिया। अब यहीं से आप डिफाइन कर लीजिए, जैसे गोट्स है, गोट्स फॉडर कहाँ से लेंगे, तो आपको एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री से मिल जाएगा। वो जो मैन्यूर्स देंगे तो यहाँ पे वो फर्टिलाइजर की तरफ आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से फॉडर मिलेगा डक्स के लिए, डक्स का एक्सक्रीटा इज द फीड फॉर फिशेस। उसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अब क्या है कि यहाँ पे आप ऐसे गोट को रखते हैं तो उसके लिए फॉडर आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ फॉडर आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपका जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है वो कम हो गया। मतलब कॉस्ट कम में बेनिफिट ज्यादा है, तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो आपका कम हो गया। अब कैसे, तो जैसे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह आप काउ डंग या फिर क्रॉप रेसिड्यूज को यूज करोगे और उसको उसकी वर्मिंग कंपोस्टिंग करोगे। प्रोडक्टिविटी इनहांस हो गया। प्रोडक्टिविटी किस सेंस में, कि आप प्रोडक्टिविटी किस सेंस में देख सकते हैं कि आप पर यूनिट एरिया आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर आप पर यूनिट कैपिटल जो आप इन्वेस्ट किए तो आपको कितना रिटर्न आ रहा है। तो उस केस में आपका प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में ज्यादा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप एंड अलाइड एंटरप्राइजेस हेल्प्स टू इंक्रीज यील्ड पर एरिया एंड आल्सो प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट इन्वेस्टमेंट। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम होगा, कहाँ कहाँ से आएगा, तो आपको पता है एग से आएगा, मिल्क से आएगा, मशरूम से आ सकता है, हनी से आ सकता है, कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म से आ सकता है, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। उसके अलावा फॉडर फुएल या टिम्बर भी आपको मिल जाएगा अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट कर रहे हो, और साथ में कुछ ऐसे फॉडर स्पीसीज ग्रो कर रहे हो तो आपको फॉडर भी मिलेगा। साथ में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऐसा नहीं, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पल्सेस वगैरह करते हैं। कुछ ट्रीज भी होते हैं मल्टीपर्पज ट्रीज, जैसे अकेसिया फैमिली के जो ट्रीज हुए, या फिर आपके जो आपका पलाश होता है, तो वो भी आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, वो भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दोस ट्रीज आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेटिंग ट्रीज। उसके अलावा आपका वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। अब जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या है, तो काफी वल्नरेबल होते हैं किसके लिए, मार्केट प्राइस क्रैश के प्रति या फिर नेचुरल कैलामिटी के प्रति, तो वो वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए हेल्पफुल भी होगा। अब फाइलिंग का एग्जांपल है, जहाँ पे जो लोग आईएफएस प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके जो इनकम लॉस हुआ वो 8 to 28% ऑफ द नॉर्मल इनकम हुआ, लेकिन जो केवल फार्मिंग कंपोनेंट कर रहे थे उनका 100% लॉस हुआ। अब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी कैसे होगी, तो आप एग्री वेस्ट को आप यूज कर रहे हो एज इनपुट फॉर अदर इंटरप्राइजेस, तो आपका स्टबल बर्निंग के भी चांसेस कम हो जाएंगे। आप स्टबल बर्निंग में जो स्टबल है, आप काऊ और बोफेलो के लिए वो फॉडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन गोट के लिए किया जा सकता है। उसके अलावा कंज्यूमर्स के लिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी होगी। एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस भी कम होगा, जब इतना फार्म सुसाइड हो चुका है तो ये सब एक डिस्ट्रेस को रोकने के लिए भी सही रहेगा, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। उसके अलावा जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है कि फार्मर्स अब सिटीज आ जाते हैं लैंड्स बेच के, तो वो सब भी कम होगा। अब चैलेंजेस क्या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, तो जो भी एनिमल हस्बेंड्री में आपके चैलेंजेस है तो उसमें कुछ चैलेंजेस आप यहाँ पे लिख ही सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैंने 2 चैलेंज के लिख दिए कि अब जैसे मशरूम फार्मिंग है, बी कीपिंग है, ये एमएसपी के अंडर नहीं आता है, तो यहाँ पे फार्मर्स को उतनी इंसेंटिव नहीं मिलती है। साथ में जो छोटे छोटे फार्मर्स है वो काउस बोफेलोज ये सबको ओन नहीं कर पाएंगे, वो गोट्स ही कर पाएंगे ओन, तो एफोर्डेबिलिटी का भी एक इशू होता है। तो ये चैलेंजेस मैंने 2 लिख दिया, काफी सारे चैलेंज हो सकते हैं जितने भी एनिमल रियरिंग आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में टॉपिक्स है, तो उसमें आप जो भी चैलेंजेस पढ़ोगे सब कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर पूछा जाए डायरेक्टली सवाल, चैलेंजेस इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो अब नॉर्थ ईस्ट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का काफी ज्यादा रोल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अब वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स वगैरह इवॉल्व है काफी ज्यादा। जैसे आप मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में आप सुने होंगे। उसके अलावा अशोक दलवाई कमेटी भी कही थी कि अब ये जो लाइव स्टॉक इंटरप्राइजेस है और ये काफी इसको इंटीग्रेट करना होगा एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एग्रीकल्चर में, तो आपको लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट करना होगा। अब बिहार के कुछ बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में लिख सकते हो, जहाँ पे पैडी कल्टीवेशन को प्रमोट किया गया अलॉन्ग विद द फिशरीज, पिसिकल्चर, दैट इज एक्वाकल्चर। अब ये कंक्लूड आप कर सकते हो कि अब एफएओ रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी विथ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो उसके इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम काफी हेल्पफुल होगा कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के इनकम को सिक्योर करने के लिए। साथ में ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करेगा, क्योंकि आपका जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है उसको आप फर्दर यूटिलाइज कर लोगे फॉडर के रूप में, तो आप स्टबल बर्निंग वगैरह नहीं होगा। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का भी एक फॉर्म है। और उसके अलावा आप डबलिंग फार्मर्स इनकम वगैरह से भी इसको रिलेट कर सकते हो। तो दिस इज अ कंक्लूजन। सो दिस इज ऑल, यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ।